गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट के विजयन। आज टीए का टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूं। तो चलिए, और 100% लगभग 90% ये करेक्ट होगा। और चलिए मिलाते हैं। पहला, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो पहला देखो, यहाँ पर क्या कथन सही है। यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पारिश्रम गोदाम रसीद ENWR को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम है। तो यही पहला सही है। यह किसानों के लिए उत्पादक संगठन APO पोर्टल को सीधे भुगतान, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सही है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत की गई है? तो मिलेट मीन्स एकदम लघु, बहुत ही छोटा है। तो बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर कोदो सही होगा। ठीक है, तो जानते रहिए। अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो हमारा। अगला पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सरकार संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा अवसंरचना विकास निधि DIDF योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको ICR कहते हैं, या नाबार्ड, या फिर इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम, और इसके बाद है तो राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम को NDDB और राष्ट्रीय सहकारी निगम NDCC कहते हैं। तो देखो, कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा अवसंरचना विकास निधि योजना लागू करने का जिम्मेदार होता है? तो वो आपका दूसरा, इन्होंने जो भी जिसका भी पेपर है ये सही लगाए। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB और राष्ट्रीय शहरी विकास निगम सही है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित के संपर्क से फैलता है? लेप्टोस्पायरोसिस, तो यहाँ पर जो है वो है मूत्र। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित में से कैसे फैलता है? तो वो जो है यूरिन या उससे फैलता है। ठीक है, अगला है बीज प्रतिस्थापन दर, जिसको बोलते हैं SRR, शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऋतु में संकर बीजों और आनुवंशिक रूप से संशोधित GM बीजों का अनुपात, या कह सकते। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बी वाला विकल्प है भूमि का प्रतिशत जहां जैविक बीजों की बुआई के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। और अगला बताया है, एक ऋतु में खेत के संरक्षित बीजों की कुल मात्रा, जिसे उर्वरकों प्रतिशत। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर कुल रोपित फसल क्षेत्रफल में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके किए गए क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, जिसका जो अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी की गारंटी दी जाती है? तो ये बहुत बार आता है रेडियो पर भी, 100 दिन के, ये कहीं कहीं पे स्लोगन भी चिपका रहता है। तो 100 दिन यानी 100 दिन जो है मजदूरी जो है काम की जो है वो गारंटी लेता है। ठीक है, तो आप जानते रहिए। अगला है, निम्नलिखित में कौन से काले चने का सही वानस्पतिक नाम दर्शाता है? बिगना मूंगो, ये तो मूंग का है। फेसियोलस वल्गेरिस, ये भी नहीं है। सिसिर एरिएटिनम, और यही है, क्योंकि चना का जो सिसिर एरिएटिनम यही है। और ये विग्ना रेडिएटा, ये भी जो है आ, अलग, ये भी दोनों नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में काले चने का वानस्पतिक नाम दर्शाता है। अच्छा, काले चने की बात करें तो काले चने में जो है विग्ना मूंगो होगा। गलत हमने बता दिया आपको, विग्ना मूंगो होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, आपको जानकारी होगी। चलिए अगला है, यत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों का बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए, कह रहे हैं यंत्रीकृत बुवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों का बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर निम्नलिखित है बीज पेलेटिंग, जिसको बोलते हैं सीड प्लेटिंग के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में मैंने यहाँ पर सीड प्लेटिंग। अगला है,
राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल धान के लिए और या गेहूं के लिए, ताकि फसल का खराब ना हो, तो ये जान लीजिए कि ये 14 से 12%, इसको मैंने अभी हाल ही में पढ़ा भी था, 14 से 12% जो होता है वो अगर इतनी नमी रहेगी जब भंडारा करते समय, तो बिल्कुल भी कुछ भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों की किफायती फसल बीमा प्रदान करने का केंद्रित है। तो अभी ये हरदम चर्चा हो रहा था, तो यहाँ पर दिया है, ये आपको चर्चा में हमेशा आपको अभी प्रचार में भी देता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, ये विकल्प सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगला है, मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण का मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां रेस टू वैली उपाय वन रोपण और थाने जल संरक्षण के सम्मिलित करते हैं। तो इसमें आपका जो है पहला वाटर सेट दृष्टिकोण, ब्लॉक प्लांटेशन विधि, बारहमासी फारो, मोनोक्रॉपिंग बेसिन। तो यहाँ पर अगला दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वाटर सेट दृष्टिकोण देता है। ठीक है, रिज टू वैली उपाय वन रोपड़ के लिए वाटर सेट जो है दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन को सुमेल करना है। तो देखो निम्नलिखित में फसलों का उनका वर्गीकरण श्रेणी में सुमेल करिए। तो देखो जूट जो है एकदम बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। जूट जो है ये तो देखिए इन्होंने सही किया। जूट कैसा फसल है? चावल पहले देख लेते हैं, अनाज वाली फसल है। गन्ना जो है आपकी नकदी फसल है, यानी जिसे कैच क्रॉप बोलते हैं, सीधे सीधे जिससे पैसा प्राप्त हो। मूंगफली आपका जानते हैं तिलहन है, ये तो आसान आया। जूट रेशेदार, तो ये भी बिल्कुल सही है, आप ऐसे आराम से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो अंग्रेजी में दिया है। अगला, गंधी बग निम्नलिखित में किस फसल का एक जाना पहचाना कीट है? तो देखो बहुत ही ये जो भी लगाया गलत लगा दिया, गंधी बग ये राइस का यानी चावल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्रीकल्चर में। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती के लिए वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरित यूपी पहल ये सब भी नहीं है। कार्बन तटस्थ कृषि कार्यक्रम सतन ये नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसके बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? जी हाँ, तो ये देखिए बॉम्बिक्स मोरी हमारे हिसाब से होगा, तो यहाँ पर बॉम्बिक्स मोरी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें ढेर सारा बॉम्बिक्स मोरी को मैंने ये इंसेक्ट एंटेमोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, बॉम्बिक्स मोराई या मोरी नाम से हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी मोराई लिखा रहता है लेकिन पढ़ते मोरी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए एंथेरिया पता नहीं कौन लगा दी, तो गलत है। देखिए बॉम्बिक्स मोरी जो कीट है सबसे ज्यादा इसका पालन होता है। चलिए अगला 31वां क्वेश्चन देखते हैं, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मृदा नमूना करण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? तो ये देखिए जो है यान रैंडम, वृत्ताकार, रैखिक, जिगजैग। तो इसमें जो है जिगजैग सही है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा। अगला है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन आधार बीज के लिए सही है? तो आधार बीज की बात कर रहा है, फाउंडेशन सीड जिसको बोलते हैं। यह किसानों द्वारा परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रमाणिक बीज की संतान है। इसे प्रमाणीकरण के बिना सीधे किसानों को वितरित किया जाता है। इसका वितरण केवल निजी बीज उत्पादकों द्वारा, विक्रेताओं द्वारा किया जाता है, खुदरा। इसका उत्पादन प्रजनक बीज द्वारा किया जाता है। तो आप बताइए इसका उत्पादन जो है कौन पूछ रहा है? प्रमाणीकरण, भारतीय बीज प्रमाणीकरण के अनुसार आधार बीज पूछा है। तो आधार बीज जो होता है वह प्रजनक बीज, ये इनका विकल्प सही है। इसका उत्पादन जो है प्रजनक बीज से किया जाता है। इसे IMSCS मानकों को पूरा करना होता है। ठीक है, तो डी वाला विकल्प सही इन्होंने भी लगाया है और सही भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला है, मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए मोटे बात, न्यूट्री अनाज के साथ पुनः
ब्रांड किया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज मिलेट को बढ़ावा देने के लिए 2018 में राष्ट्रीय मोटे अनाज मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2011 में 21 में मोटे अनाज सुपर अनाज के रूप में ब्रांड दिया गया। और इसके बाद 2018 में जो है मिलेट न्यूट्री अनाज के रूप में ब्रांड किया गया। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय, तो ये जो है आपका जो विकल्प सही है, इसमें से आप मोटे अनाज के बारे में जागरूकता के अभी तक तो इस तरह से कोई भी वो नहीं किया गया, तो इसका मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं है। इतना फालतू टाइम वेस्ट कराया, ठीक है। तो बच्चे नहीं जान पाए होंगे बेचारे, उससे परेशान होंगे क्योंकि कठिन पेपर था। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसको बोलते हैं, द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो उसका नाम है पशु पोषण। नाबार्ड जो निकाला है उसका नाम है पशु पोषण। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम बोर्ड एनडीडीबी द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? पशु पोषण नाम है। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। एनसीएपी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत पीएम 10 सांता 20 मिली माइक्रोन ग्राम एम क्यूब अपान क्यूब दर्ज की। तो मान लो ये क्वेश्चन है, कौन इतना देर तक पढ़े, तो इसका जो आंसर होगा, इसका बी वाला अगर कठिन था और सही भी अनजात के लगाया दिया, इसको तो मैं भी नहीं। चलो अगला देखो। नीचे दिए गए कीटों में से कितने दलहनों पर आक्रमण करते हैं? अब देखिए ये जो है इनका नाम जो दिया गया है इसमें से वो पूरे पूरे जो है साइंटिफिक नेम है इनके, ठीक है। तो देखो, होलिकोवर्पा आमिरजेरा, स्पेरको स्किरपोफेगा एक्सर प्लेटलेस, एफिस क्रैसिवोरा स्पेरगो। तो इसका आंसर होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में दलहन लेग्यूम फसलों पर कहने का मतलब आक्रमण करते हैं, तो वो दो है। तो विकल्प जो है स्पीपोरफेगा स्कारलेटिस, ये वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है? इसमें पर्ल किट लीफ रस्ट हो जाता है। देखिए ये बहुत ही, आपने जब आप पढ़े होगा, आपने पढ़ाई के दौरान जो माइक्रो बायोलॉजी समझ सकते हैं उसमें जो पढ़े होंगे आप, तो ये होता है इसका विकल्प जो सही है वो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। देखिए फाइटोफोरा इन्फेस्टांस ग्रामिनिकोला अल्टेरिया जेंथ्रोमोनास। तो लीफ रस्ट रोग जो है हो जाता है, प्रभावित करता है गेहूं में, गेहूं फसल को प्रभावित करता है, जिसमें पर्ल लीफ यानी पर्ल लीफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए। अगला है, भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने बीज लाट के अनुसार आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये ग्रो आउट परीक्षण, ये आसान है, और ग्रो आउट परीक्षण जो है किया जाता है, ठीक है। तो आधिकारिक बीजों को जो प्रमाणीकरण प्रक्रिया में विनिमय मानकों द्वारा अनिवार्य। तो अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार आधार पर फलों को वर्गीकरण ग्रेडिंग डिजाइन के लिए तैयार किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया गया है? तो ये देख लीजिए, ये आनत झुका हुआ बेल्ट ग्रेडर होगा, ठीक है, पहला सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग चिकित्सा कार्यक्रम के अंतर्गत दो खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो ये तो मेरे हिसाब से खुरपका मुक्का होना चाहिए। और फुट एंड इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप जो है टीका लगता रहता है अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए, यानी 6 महीने में एक बार जो इसका टीकाकरण होता है विषाणु रोग। ये खुरपका मुक्का एक बहुत ही खतरनाक, इसमें मुंह और खुर दोनों पक जाते हैं, ये आसानी से पहचाने। तो चलो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों में मंत्री मंडलीय समिति 29 मई 2005 के अनुसार किस
खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के लिए सर्वाधिक एसएसपी वृद्धि प्राप्त हुई है। तो मेरे हिसाब से सर्वाधिक एसएसपी भी देखो, यहाँ पर कपास है 529 और 589 प्रति क्विंटल, मक्का 175 और धान 69 रुपये प्रति क्विंटल, राम तिल नाइजर सीड 820 रुपये। ये तो वैसे, और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है ये राम तिल ही होगा। इसका जो दर 820 बहुत तेजी के साथ बढ़ा। स्पेन बाद में करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो स्पेन भी कर दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय मूल्य के लिए अनाज और मोटे अनाज को खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ, राष्ट्रीय सरकारी समिति जो है, और ये जो अगला है विपणन निरीक्षण निदेशालय, भारतीय खाद्य निगम। तो यहाँ पर जो है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, ये है क्वेश्चन। फिर से एक बार जान लो कि मोटे अनाज की खरीद के लिए कौन सा मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, तो भारतीय खाद्य निगम। ठीक, इसमें सरकार सहकारी राष्ट्रीय समिति नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे है निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? अब देखिए, यहाँ नहीं देती, देती है तो मीथेन भी देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देती ग्रीन हाउस की। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है नहीं देती, कुछ लोग देती है, कभी कभी जल्दी में हो जाता है। अगला है ये कथन है, भारतीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों को भंडारण को बढ़ावा देती है। कारण है इसमें प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों में दौरान बीजों को तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तो अभिकरण बी, ए अभिकरण, आर कारण, परंतु ये तो इसका आप निकालेंगे तो जो है सीधे जो है अभिकथन ए और दोनों कारण चाहिए, छोड़िए सब। चलिए अगला है, फूल गोभी में किस तत्व की कमी से वीपटल विकार हो जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीपटल विकार जो है मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम एक तत्व है, उसकी कमी से होता है वीपटल रोग। ठीक है, अगला है 62 वाला क्वेश्चन, और निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के NAAMP के तहत निगरानी किए जाने वाले मापदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कड़की। तो मेरे हिसाब से अमोनिया होना चाहिए, तो अमोनिया है ही, तो ये अमोनिया होगा। ठीक है, ये वायु से मतलब निगरानी कार्यक्रम में इस वायु मापदंड में नहीं आता है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? तो ये जान लीजिए 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को, आप लोग मिला लीजिएगा लास्ट में। फाइनली RAID तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो RAID कह सकते हैं, काई ड्राइव में डेटा संग्रहित करके, ये जो है आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है, और रेड विफलता में एकल बिंदुओं को खत्म करने की मदद करता है, और डेटा हानि को जोखिम कम करता है। रेड सिस्टम ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रू इनपुट, ये जो है आपका आप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा, इन्होंने सी वाला होगा। ठीक है, तो ये सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच में प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करना। ठीक है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? जीरो डे तो कमजोरी करता है, ये एक कमजोरी जिसका हमलावर को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच ठीक नहीं किया गया। एक कमजोरी है जिसे उसी दिन ठीक कर दिया गया जिसे दिन पाए। तो अस्थायी फायरवॉल है, तो इसमें से पहला सही है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी जो है कठिन थोड़ा क्वेश्चन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल, गैर रिचार्जेबल उपकरणों को उपयोगी जन सबसे आम बैटरी है लिथियम आयन। व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फोन, इवन स्कूटर, ये तो प्राप्त होता ही है। बहुत ज्वलनशील हो सकती है। तो इसमें से जो विकल्प सही है यहाँ पर, 1 और 2 मेरे हिसाब से सही है। बहुत ज्वलनशील है, तीसरा तो नहीं है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा लिथियम गैर रिचार्जेबल, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये रिचार्ज होती है, ठीक है। आपके मोबाइल में तो रिचार्ज नहीं होती, बार बार इसको चार्ज कर सकते। और दूसरा है, तीसरा लिथियम आयन ज्वलनशील भी होती है। तो ये दोनों दोनों सही है। तो इसका मतलब विकल्प जो है 2 और 3 सही है, ठीक है। ये तो लड़का सही लगा है। चलिए, इसका कथन और कारण है, इसको छोड़ो यार, बहुत बड़ा है। कथन कारण में से सीधा सीधा आंसर बता दें। मेष वाईफाई मेष वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में सबसे बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। तो इसका विकल्प जो है यहाँ पर डी सही है। आप चेक कर लीजिएगा। अगला है IPv6 एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं जबकि IPv4 एड्रेस बिट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी सही है, 128 32। ठीक है, पहले में 128 भरेंगे और दूसरे में 32। ठीक है, तो IPM 128 बिट्स लंबे होते हैं। काफी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए जो है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो साक्षरता दर उस समय सबसे अधिक थी गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर किसने बनाया था? तो आप जानते हैं, श्री मायावती जी ने बनवाया था, इसको नाम दिया था, नामकरण किया था। अच्छा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत नामकरण किया जा सकता है? अनुच्छेद 2 के अनुसार पावर का उपयोग करके ऐसा नाम बदला जा सकता है। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि जो उर्दू साहित्य के लिए जाने माने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला? कैफी आजम, जावेद अख्तर, गुलजार, और यहाँ पर शम्मुर रहमान फारूकी। तो रहमान फारूकी जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। ठीक है, तो ये सही है। अगला है, वर्तमान 2000 अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? तो यहाँ पर 24.99 ट्रिलियन है। ठीक है, मिला लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद GSDP 24.99 24। तो इतना बड़ा दूसरा, अब मैं दूसरा भाग लेकर के जल्दी प्रयास पाऊंगा, अभी शाम को फिर बना लूंगा। ठीक है, तभी